हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2000 को हम हल करवा रहे हैं। इससे संबंधित 2 वीडियो इसके पहले हो चुकी हैं। ये तीसरी वीडियो है। 30 प्रश्नों पर विचार विमर्श हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। ये पेपर सॉल्विंग केवल क्वेश्चन को के एक ऑप्शन को टिक करना ही नहीं है या उसको केवल सही है गलत है ये देखना नहीं है, बल्कि हम पेपर सॉल्विंग के साथ साथ थ्योरी को भी समझ रहे हैं। चारों विकल्पों में आए हुए कॉन्सेप्ट, उनकी मतलब अवधारणाओं को भी स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये केवल 15 क्वेश्चन नहीं होता है, बल्कि इसमें 15 क्वेश्चन यदि आप हल कर लेते हैं तो कम से कम 100 प्रश्न तैयार होते हैं। तो आइए हम आगे के प्रश्नों को भी हल करें। ये क्वेश्चन नंबर 31 कथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन है, एंथोनी गिडेंस का तर्क है कि आधुनिकता एक गतिशील घटना नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है नहीं है। आधुनिक और कारण है, आधुनिकता का जगरनाट समाज में परिवर्तनों की गति को बढ़ा देगा। अभी इसके पहले जो प्रश्न आया था एंथोनी गिडेंस से संबंधित, उसमें जगरनाट शब्द आया था। मैंने कहा था जगरनाट का मतलब ये होता है एक विशाल शक्तिशाली रथ जिसको रोका नहीं जा सकता। तो और ये आधुनिकता की विशेषता है। तो एंथोनी गिडेंस का तर्क है कि आधुनिकता एक गतिशील घटना नहीं है, बल्कि ये ऑप्शन गलत है, बल्कि गतिशील घटना है। और आधुनिकता का जगरनाट समाज में परिवर्तनों की गति को बढ़ा देगा। इसमें जो है एंथोनी गिडेंस ये कहते हैं कि आधुनिक समाज अत्यंत गतिशील है, ये एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है और आधुनिक समाज की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे पारंपरिक समाज से अलग बनाती है। उन्होंने आधुनिकता के 4 प्रमुख तत्व बताए थे। आधुनिकता के 4 प्रमुख तत्व बताए थे। वो कौन से तत्व हैं जिनसे आधुनिकता बनती है? तो उन्होंने बताया था, पहला पूंजीवाद, दूसरा उन्होंने बताया था औद्योगिकीकरण, और तीसरा उन्होंने बताया था निगरानी शक्ति, और चौथा सैन्य शक्ति। एंथोनी गिडेंस के अनुसार आधुनिकता इन्हीं 4 शक्तियों से मिलकर के बनती है। पूंजीवाद, इसमें ये क्या है, आधुनिकता को आर्थिक रूप से गतिशील बनाता है, आर्थिक रूप से गतिशील बनाता है। औद्योगिकीकरण क्या करता है, इसमें उत्पादन में मशीनें लग जाती हैं, तकनीक का व्यापक उपयोग होने लगता है। इस कारण से ये तेज सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करता है, तेज आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करता है। अब देखिए, इसमें गतिशील घटना नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसमें जो अभिकथन है ये गलत है। तीसरा, निगरानी शक्ति, इसमें सरकार के पास कुछ ऐसी लगाम होती है जिसके वजह से नागरिकों पर निगरानी शक्ति रखी जाती है, जैसे कि आधार कार्ड है, जनगणना है, आधार कार्ड हो गया, जनगणना हो गया, सेंसस, पूरी सूचनाएं आपसे ले लेते हैं, पुलिस व्यवस्था है या सरकारी रिकॉर्ड है। तो इसके आधार पर निगरानी शक्ति रखी जाती है, आधुनिकता में सरकार रखती है। चौथा है सैन्य शक्ति। इसमें आधुनिकता में समाज में संगठित और उन्नत, ये जो सैन्य शक्ति होती है वो संगठित है, उन्नत है, शक्ति होती है। तो एंथोनी गिडेंस कहते हैं इन चारों तत्वों के आधार पर ही आधुनिकता बनती है। और आधुनिकता को उन्होंने जागरनाट कहा है। जागरनाट एक विशाल शक्तिशाली रथ जिसमें क्या उसको जिसको रोका नहीं जा सकता है, अर्थात परिवर्तन होंगे, तेज परिवर्तन होंगे, उनको रोका नहीं जा सकता है। तो इस आधार पर इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 सही है। कहने का मतलब कथन सही नहीं है, कारण सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किसने शक्ति को ऐसी संभाव्यता जिसमें किसी सामाजिक संबंध में कर्ता द्वारा प्रतिरोध के बावजूद अपनी स्वयं की इच्छा को उस संभाव्यता के आधारित होने के मूल पर विचार किए बिना लागू करने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया है? तो हम जानते हैं कि मैक्स वेबर ने शक्ति की चर्चा की थी। उन्होंने शक्ति की परिभाषा देते हुए कहा था कि किसी सामाजिक संबंध में प्रतिरोध के बावजूद अपनी इच्छा को लागू करने की संभावना शक्ति कहलाती है। सामाजिक संबंध में मतलब कोई भी सामाजिक संबंध हो दो लोगों के बीच, उसमें प्रतिरोध के बावजूद कोई दूसरा प्रतिरोध करना चाहता हो, लेकिन अपनी इच्छा को आप अगर लागू कर पाते हैं तो ये आपकी शक्ति है। तो ये मैक्स वेबर, ऑप्शन इसमें मैक्स वेबर सही है। मैक्स वेबर ने ही शक्ति और अथॉरिटी में भी जो है अंतर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा था कि जो शक्ति है उसमें वैधता जरूरी नहीं होती, जबकि सत्ता में वैधता जरूरी होती है। जब लोग शक्ति को वैध मानने लगते हैं तो सत्ता बन जाती है।
तो शक्ति क्या है, इसमें वैधता की जरूरत नहीं होती। ये दूसरे के विरोध के बावजूद भी आप अपनी बात को मनवा ले जाएं तो वो शक्ति है, वैधता की जरूरत नहीं होती। जबकि सत्ता जो है, प्रभुत्व जो है, उसमें वैधता जरूरी है। शक्ति में क्या होता है, लोग जबरदस्ती से, दबाव से, धन से, पद से, इन सब से अपनी इच्छा को लागू करवा सकते हैं। जबकि सत्ता या प्रभुत्व में ऐसा नहीं है, वहां पर लोग स्वेच्छा से मानते हैं। तो कहने का मतलब है, जब समाज की स्वीकृति मिल जाती है आपकी शक्ति को, लोग स्वेच्छा से आपकी बात को मानने लगते हैं, तब वो अथॉरिटी बन जाती है। जैसे शिक्षक में मतलब कक्षा में जो है शिक्षक आदेश देता है, या न्यायाधीश का निर्णय है, या सरकार का कानून है, ये लोग आदेश इसीलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें वैध लगती है। और बेबर ने सत्ता के तीन या प्रभुत्व के तीन प्रकार बताए थे। उन्होंने कहा था कि एक पारंपरिक सत्ता होती है, और दूसरा करिश्माई सत्ता होती है, और तीसरा आधुनिक या विधिक सत्ता होती है, वैधानिक या तार्किक सत्ता होती है। वैधानिक, तार्किक सत्ता। आइए इसमें अंतर को समझ लेते हैं। बेबर ने कहा था कि ये जो पारंपरिक प्रकार की सत्ता है, ये परंपरा और रीति रिवाज पर आधारित होती है। परंपरा एवं रीति रिवाज पर आधारित होती है। ये जैसे राजा का शासन है, परिवार में पिता की सत्ता है। लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा ही होता आया है। और जो करिश्माई प्रकार की सत्ता होती है, ये व्यक्ति के असाधारण गुणों के पर आधारित होती है। असाधारण गुणों पर आधारित होती है इस प्रकार की सत्ता। ठीक है, व्यक्ति में कुछ असाधारण गुण होते हैं, जैसे धार्मिक गुरु हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, या अपने इंडिया में समझ ले महात्मा गांधी का नाम आप ले सकते हैं इस करिश्माई सत्ता के रूप में। लोग इसीलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे नेता में विशेष शक्ति या करिश्मा है। और जो वैधानिक तार्किक प्रभुत्व होता है, सत्ता होती है, वो कानून और नियमों पर आधारित होती है। इस प्रकार की सत्ता कानून एवं नियमों पर आधारित है। जैसे आधुनिक सरकार है, नौकरशाही है और अदालतें हैं। इस प्रकार की सत्ता लोग व्यक्ति को नहीं बल्कि कानून और पद को मानते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में ऑप्शन मैक्स वेबर सही होंगे। मैक्स वेबर ने ही शक्ति और सत्ता में अंतर भी किया था। हाँ, इसमें एक प्रश्न और आता है कि इनकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं शक्ति और सत्ता के, जो उन्होंने अंतर स्पष्ट किया, या सत्ता में जो वैधता की बात की है। जैसे हैबरमास ने वैधता का जो कॉन्सेप्ट है वेबर का, उसकी आलोचना की है सत्ता की। उन्होंने कहा वैधता और लीगैलिटी दो अलग चीजें होती हैं। लिजिटी और लीगैलिटी अलग चीजें हैं। तो एक होती है विधिक सत्ता और एक होती वैध सत्ता। मतलब विधिक सत्ता हमेशा जरूरी नहीं है कि वैध हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून के अनुसार होना किसी सत्ता को वैध नहीं बना देता। अगर वो सत्ता लीगल है तो केवल यही क्राइटेरिया ही जो है सत्ता को वैध नहीं बनाती है, क्योंकि शासन कानूनी भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लोग उसे वैध ही मानते हों। इसलिए विधिता और वैधता दोनों अलग चीजें हैं। जो वैधता का स्रोत हैबरमास ने बताया था, इसका स्रोत उन्होंने बताया कि संवाद है। हैबरमास कहते हैं कि वास्तविक वैधता तब बनती है जब समाज में खुला संवाद होता है। जब समाज में खुला संवाद होता है, पब्लिक स्फीयर विस्तारित होता है और लोगों की लोकतांत्रिक सहमति होती है। तो इस प्रकार उन्होंने दोनों में अंतर किया था। और अब ज्यादा इसमें हो जाएगा, वैसे वेबर की शक्ति की आलोचना भी कई लोगों ने की है, क्योंकि जैसे सी राइट मिल्स कहते हैं कि वेबर लेजिटिमेसी को लोगों की स्वीकृति से जोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो स्वीकृति है, ये जो वैधता है, बनती कैसे है। तो सी राइट मिल्स कहते हैं कि सत्ता में रहने वाले लोग मीडिया के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से या संस्थाओं के जरिए लोगों को प्रभावित करते हैं, और जो सत्ता की वैधता है अक्सर वो शासक वर्ग द्वारा मैन्युफैक्चर्ड होती है, निर्मित होती है, वो बनाई जाती है, वैधता को बनाया जाता है। इसी तरीके से और भी आलोचनाएं हैं। मार्क्सवादी विद्वान जैसे कि आप ग्रामशी को ले सकते हैं। वो कहते हैं कि सत्ता जो है शासक वर्ग की विचारधारा से बनती है, इसीलिए लेजिटिमेसी हेजीमनी का परिणाम होती है, सांस्कृतिक वर्चस्व का परिणाम होती है। एंथोनी गिडेंस भी जो है कहते हैं कि वेबर का जो ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक और लीगल रेशनल
अथॉरिटी है, ये तीनों प्रकार का जो भेद है ये बहुत सरल है। वास्तविक समाज में सत्ता के जो रूप होते हैं वो मिश्रित होते हैं। गिडेंस कहते हैं कि जो सत्ता के रूप हैं वो मिश्रित हैं। ये केवल हम तीन भागों में इसको नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि वेबर का जो मॉडल है वो हमेशा वास्तविक सत्ता को पूरी तरह से नहीं समझा पाता है। और डार्विन कहते हैं कि संघर्ष और सत्ता के विरोध को पर्याप्त महत्व वेबर ने नहीं दिया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें टालकर पार्सन प्रकारवादी, हिमायल दर्किन के बारे में और मर्टन जो है प्रकारवादी विश्लेषण करते हैं, मिडिल रेंज थियरी देते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जीएस घुरिये ने निम्नलिखित पुस्तकें लिखी, उनके प्रकाशन के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। इसमें पूछा गया है घुरिये की जो पुस्तकें हैं उनके सही कालक्रम की, पहले कौन सी लिखी गई, बाद में कौन सी लिखी गई। इस तो ये कालक्रम की जो पुस्तकें हैं, कालानुक्रम जो पूछा जाता है, ये अब ज्यादा आने लगा है परीक्षाओं में। तो इसको बहुत ध्यान से सभी थिंकर्स की जो किताबें हैं उसको किसी टेक्निक से उसको समझने की जरूरत है कि पहले कौन सी बनी, बाद में कौन सी बनी। थोड़ा सा कठिन है, तथ्यात्मक चीजों को दिमाग में हमेशा रखना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आइए देखते हैं इसमें। जैसे इसमें एक टेक्निक मेरी समझ में आती है, ये घुरिये की किताब अगर हमें देखना है तो घुरिये ने जो है किताबों का जो विकास या किताबें जो लिखी, बहुत कुछ उनकी बौद्धिक यात्रा पर निर्भर है। और उनकी बौद्धिक यात्रा इस प्रकार है कि जैसे सबसे पहले उन्होंने जाति का अध्ययन किया, फिर जनजाति का अध्ययन किया। तो इस क्रम में आप किताबों को याद करिएगा। जाति पहले अध्ययन किया, फिर जनजाति का अध्ययन किया, फिर धर्म, फिर जो है परिवार या नातेदारी से संबंधित अध्ययन, फिर जो है शहरी समाज शहरों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने धर्म और समाज, और उसके बाद उन्होंने भारत की जो आधुनिक समस्याएं हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, आधुनिक समस्याएं, ये थोड़ा लिखते नहीं बनता है, इससे भी हमारी प्रैक्टिस सही नहीं है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सब जो क्रम है पुस्तकें लिखने का उनके अध्ययनों पर ही आधारित है, उनकी बौद्धिक विकास यात्रा पर आधारित है। सबसे पहले जाति, फिर जनजाति, फिर धर्म, परिवार, नातेदारी, शहरी समाज का अध्ययन, फिर धर्म और समाज का अध्ययन, आधुनिक समस्याओं का अध्ययन। तो इसमें इस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया है। तो आइए इसको हम मिलान करते हैं। जैसे इसमें कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये किताब घुरिये ने 1932 में लिखी। उसके बाद हमने बताया था इसमें जनजाति का अध्ययन करते हैं, तो उनकी किताब है द एबोरिजिन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, जिसमें उन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। उन्होंने कहा कि जनजातियों का भारतीय हिंदू समाज में आत्मसातीकरण होना चाहिए, उनको मिलाना चाहिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने लिखी इंडियन साधुज 1953। देखिए एक मतलब एबोरिजिन्स उन्होंने लिखी 1900 में, जिसमें जनजातियों का अध्ययन उन्होंने किया है। उसके बाद इंडियन साधु, जिसमें साधुओं के प्रकार भी उन्होंने बताए हैं। और उसके बाद हमने बताया धर्म के बारे में, तो इंडियन साधुज में उन्होंने धर्म की चर्चा भी की है। उसके बाद फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, तो फैमिली एंड किन, परिवार और नातेदारी, इन्होंने 1955 में लिखी। फिर आते हैं वो शहरी समाज की ओर, सिटीजन सिविलाइजेशन लिखते हैं। फिर इसमें आया है गार्ड्स एंड मैन 1962 में लिखते हैं। और फिर वो धर्म का अध्ययन करते हैं, धर्म और समाज का, हिंदुइज्म एंड सोसाइटी, सोशल टेंशन इन इंडिया, फिर आ जाते हैं इसमें आधुनिक समस्याओं पे। और सबसे बाद में उन्होंने आई एंड अदर एक्सप्लोरेशन लिखा 1980 में। तो इसका मिलान कर लीजिए। घुरिये की पुस्तकों का क्रम इसी प्रकार से सबसे पहले वो जाति का अध्ययन करते हैं, जाति से संबंधित पुस्तकें हैं, फिर जनजाति से संबंधित पुस्तकें हैं, फिर धर्म से रिलेटेड पुस्तकें हैं जिसमें इंडियन साधु वगैरह हैं, और फिर परिवार और नातेदारी से संबंधित किताबें हैं, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। उसके बाद शहरी समाज का अध्ययन है, सिटीजन सिविलाइजेशन। और उसके बाद गार्ड्स एंड मेन, जिसमें धर्म और समाज का अध्ययन उन्होंने किया है। और फिर हिंदुइज्म सोसाइटी, ये भी धर्म और समाज से रिलेटेड है। सोशल टेंशन इन इंडिया, आधुनिक समस्याओं से रिलेटेड है भारत की। और उसके बाद फिर वो आते हैं इसमें गोत्रा एंड चरण एज ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन, आई एंड अदर एक्सप्लोरेशन। तो इसमें सबसे पहले कास्ट एंड रेस इन इंडिया, तो सी हो जाएगा। फिर इंडियन साधुज ए, उसके बाद गार्ड्स एंड मैन डी,
एंड बी। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसमें। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। ये भी कथन और कारण से संबंधित है। एक कथन है, दूसरा कारण के रूप में है। इसको पढ़ते हैं। उद्योग के क्षेत्रों में संघर्ष समाज के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करते हैं। संघर्ष समाज के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करते हैं, वे सीमित रहते हैं। कारण है, डारन-डार्फ के अनुसार संघर्ष न केवल विनियमित किया जाता है बल्कि विलगित भी किया जाता है। तो ये डारन-डार्फ से संबंधित कथन और कारण है। हम जानते हैं कि डारन-डार्फ ने डारन-डार्फ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से संबंधित है। डारन-डार्फ ने कहा था कि समाज में संघर्ष स्वाभाविक भी होता है और अनिवार्य भी होता है। समाज केवल सहमति से ही नहीं चलता है बल्कि उसमें शक्ति और अधिकार के कारण, पावर एंड अथॉरिटी के कारण संघर्ष पैदा होता है। और संघर्ष का जो मुख्य कारण है, डारन-डार्फ के अनुसार संघर्ष का समाज में हर संगठन में दो प्रकार के समूह होते हैं। समाज में जितने भी संगठन है, सब में दो प्रकार के समूह होते हैं। एक प्रभुत्वशाली समूह होता है और दूसरा अधीनस्थ समूह होता है। जो प्रभुत्वशाली वर्ग है उसके पास अधिकार है, सत्ता है, अधिकार भी है, सत्ता भी है उसके पास। और जो अधीनस्थ समूह है इसके पास कम अधिकार होते हैं। तो संघर्ष क्यों होता है? जब इन दोनों में असमानता होगी, प्रभुत्वशाली समूह के अधिकार और सत्ता में, अधीनस्थ समूह के अधिकार और सत्ता में, तो इनके बीच हितों का टकराव हो जाता है। हितों का टकराव होने लगता है और ऐसी स्थिति में संघर्ष पैदा हो जाता है। डारन-डार्फ कहते हैं कि संघर्ष सार्वभौमिक है, हर समाज में होना है। संघर्ष परिवर्तन लाता है क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। संघर्ष को नियंत्रित भी किया जा सकता है और संघर्ष को हम नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कानून है, संस्थाएं हैं या समझौते हैं, ये इस माध्यम से हम समाज में संघर्ष को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो डारन-डार्फ ने ये कहा था कि जो संघर्ष है वो एक क्षेत्र में शुरू होता है, फिर वो समाज के सभी क्षेत्रों को वो प्रभावित करता है, फैल जाता है। तो उद्योग के क्षेत्रों में एक क्षेत्र में संघर्ष उदय होगा, फिर वो अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। वे सीमित रहते हैं, ऐसा नहीं है, अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं। तो ये जो कथन है ये गलत है। लेकिन डारन-डार्फ के अनुसार संघर्ष न केवल विनियमित किया जाता है बल्कि विलगित भी किया जाता है। तो ये बात सही है क्योंकि उसको हम संस्थाओं के माध्यम से एक नियम के अंतर्गत ला सकते हैं, नियमित कर सकते हैं और उसको हम रोक सकते हैं या समझौते के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से। डारन-डार्फ की किताब है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, उसमें इन्होंने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है और इन्होंने डारन-डार्फ की ही जो है हित समूह की अवधारणा, क्वाशी ग्रुप की अवधारणा, ये सब भी इनसे रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35। एस.सी. दुबे द्वारा भारत में परंपराओं के 6 स्तरीय वर्गीकरण में, परंपराओं का जो उन्होंने वर्गीकरण किया है, 6 स्तरीय वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा नहीं की गई है? तो इंडियन सोसाइटी में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वो 6 स्तरीय वर्गीकरण क्या है, इसको एक बार हम लोग जान लेंगे तो हमेशा याद हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा था शास्त्रीय परंपरा, क्लासिकल ट्रेडिशन, जैसे वेद हैं, उपनिषद है, पुराण है, ये सब जो है इससे जब इसमें जो परंपराएं नहीं थी, इसके आधार पर जब सोसाइटी चलती है तो शास्त्रीय परंपरा कुछ इससे प्रभावित है। दूसरा उन्होंने राष्ट्रीय परंपरा, ये क्या है, इसमें से सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जो एकीकरण है वो इस पर आधारित है। और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय के बाद हम आ जाइए क्षेत्रीय परंपरा, रीजनल, जैसे रीजन है, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं तो एक परंपरा वो है। क्षेत्रीय के बाद आप आ जाइए स्थानीय, इसको यही है कि पहले पूरा राष्ट्र, फिर क्षेत्र, फिर स्थानीय और छोटे स्तर पर, ठीक है। तो स्थानीय परंपरा में जैसे हम गांव है या लघु समुदाय हैं, तो
एक प्रकार की परंपरा ये है। पांचवा उन्होंने जो किया था वो पश्चिमी परंपरा, और छठा उन्होंने सब कल्चरल ट्रेडिशन, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। इस आधार पे अपने विकल्पों को मैच कर लीजिए। इसमें शास्त्रीय सही है। रेडिकलिज्म परंपरा की बात वो नहीं करते हैं। उद्गामी राष्ट्रीय, प्राच्य, ओरिएंटल, ऐसे भी कोई नहीं है, प्राच्य भी नहीं है। और इसमें दो कायदे, उद्गामी शब्द लिखा हुआ है, ये भी नहीं है। राष्ट्रीय तो है लेकिन उद्गामी नहीं है। और एक क्षेत्रीय। तो इसमें दो परंपराएं मिल रही हैं, शास्त्रीय परंपरा और क्षेत्रीय परंपरा। ए और ई, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसमें। तो इन 6 फोल्ड ट्रेडिशंस की जो बात उन्होंने की है एस.सी. दुबे ने अपनी पुस्तक में, तो इसको आप याद कर लीजिए, कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। सुमेलन करना है। इसमें कुछ अवधारणाएं दी गई हैं और उसके प्रतिपादक के नाम है जिसको हमें मैच करना है। तो इसमें जो दूरस्थ निकटता है, विजुअल प्रॉक्सिमिटी, ये किसका जाता है? ये जाता है जॉर्ज सीमेल का। अभी इन सभी अवधारणाओं पे थोड़ा हम संक्षिप्त में चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद सोशल ज्योमेट्री, सामाजिक ज्योमेट्री, ये जेम्स रोसेनो की है। ये अवधारणा जेम्स रोसेनो की है। और कन्वर्जेशन ऑफ जेस्चर्स, हाव भाव, तो ये जीएस मीड का जाएगा, हम सभी जानते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, हाव भाव का वार्तालाप, अभी इस पे चर्चा करते हैं। एंड नीट डिस्पोजिशंस, आवश्यक प्रवृत्तियां, ये टालकट पार्सन्स का है। अब इस आधार पे अपने विकल्प को हम चयन करते हैं। ए का 4, देखिए एक से ही मिलान हो जा रहा है। बी का 1 नहीं, बी का सेकंड होगा। ए का 4 एंड सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड, ये होगा। ए का सेकंड इसमें कैसे मिल रहा है? इसमें सी का फर्स्ट होगा, ए पहले और तीसरे में ऑप्शन आ रहा है। और नीड डिस्पोजिशंस, ये टालकट पर्सन्स का है, डी का थर्ड होगा और ए का सेकंड होगा और बी का 4 होगा। ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। फिलहाल हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये मैच नहीं हो पा रहा है। दूरस्थ निकटता, ये जॉर्ज सीमेल की अवधारणा है। सामाजिक ज्योमेट्री, ये जेम्स रोसेनो का है और इसमें इसका मिलान नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखिए दृश्य निकटता क्या है, जिसकी अवधारणा जॉर्ज सीमेल ने दी है। तो दृश्य निकटता का अर्थ है लोगों का भौतिक या दृश्य रूप से साथ होना या पास होना, जिससे उनके बीच सामाजिक जो संबंध है, सामाजिक अंतःक्रिया है, वो बढ़ती है। सीमेल कहते थे कि स्थान और दूरी सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। स्थान और दूरी सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। सीमेल कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। जो सामाजिक संबंध है उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला है निकटता होनी चाहिए, और दूरी होनी चाहिए, और सीमाएं होनी चाहिए। ये 3 चीजें जरूरी हैं। जब लोग एक दूसरे को देख सकते हैं या पास पास रहते हैं तो उनके बीच बातचीत भी बढ़ती है, संबंध भी बढ़ जाते हैं और सामाजिक समूह विकसित होते हैं। जैसे कि एक ही क्लास में सभी लोग जो बैठते हैं तो आपस में दोस्त हो जाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि आस्थानिक निकटता जो है सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है। अब हम अगर इस पे और विचार करें, आधुनिक समाज में एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि वैश्वीकरण के युग में समय स्थान डिस्टेंसिएशन, मतलब टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन की अवधारणा देते हैं कि वैश्वीकरण में समय, स्थान और दूरी का कोई मतलब नहीं रह गया है। सामाजिक संबंधों को स्थान और दूरी प्रभावित नहीं करते हैं। तो इस आधार पे हम इसको जोड़ सकते हैं, जस्ट अपोजिट है। और उसके बाद सामाजिक ज्योमेट्री की जो अवधारणा है, सोशल ज्योमेट्री की अवधारणा है, वो जेम्स रोसेनो का है। वो कहते हैं कि समाज में व्यक्तियों और समूहों के संबंधों को आकार के आधार पे, दूरी के आधार पे और संरचना के रूप में समझना। समाज और राजनीति के जो संबंध होते हैं, समाज और राजनीति के जो संबंध होते हैं वे एक ज्यामितीय संरचना की तरह होते हैं। समाज और राजनीति के संबंध एक ज्यामितीय संरचना के रूप में होते हैं। समाज में संबंध कई आयामों पर आधारित होता है। उसमें शक्ति भी होती है, स्थिति भी होती है, दूरी भी होता है, समाज और संपर्क भी होता है, और सब मिला करके समाज का एक सामाजिक नक्शा बनता है। उसके बाद हम जीएस मीड को जानते हैं, सिंबॉलिक इंटरेस्ट के प्रतिपादक हैं। हाव भाव का वार्तालाप, कन्वर्जेशन ऑफ जेस्चर्स। तो
इसका अर्थ होता है कि लोगों के बीच जब सामाजिक अंतःक्रिया होती है तो वो हाव भाव और संकेतों के माध्यम से होती है। हाव भाव से या संकेतों के माध्यम से होती है। हाव भाव का मतलब भाव भंगिमा, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन। तो जीएस मीट ने भाव भंगिमाओं का अध्ययन किया था। वो विलियम वुंड्स से प्रभावित थे और विलियम वुंड्स जो है भाव भंगिमाओं की चर्चा करते हैं, वहीं से ये लेते हैं और अपने सिंबॉलिक इंप्रेशनिज्म में इस अवधारणा को लागू करते हैं। तो ये अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीड कहते हैं कि मनुष्य समाज में अर्थ बनाता है किसके माध्यम से? प्रतीकों के माध्यम से और संकेतों के माध्यम से। जो अर्थ का निर्माण होता है वो प्रतीकों के माध्यम से और संकेतों के माध्यम से होता है। जब कोई व्यक्ति कोई जेस्चर सामने लाता है, जेस्चर जो है दिखाता है, तो दूसरा व्यक्ति उसे समझ करके ही प्रतिक्रिया देता है। आपका चेहरा अगर गुस्से वाला है तो सामने वाला उसी हिसाब से आपको प्रतिक्रिया देता है। वो थोड़ा सा सोच समझ करके बात करता है। तो कहने का मतलब यह प्रक्रिया अर्थ निर्माण को फॉर्म करती है, अर्थ निर्माण को बनाती है। जैसे क्या है, मुस्कुराते हैं तो ये मित्रता का संकेत होता है, हाथ हिलाते हैं तो अभिवादन का है। तो ये सब हाव भाव ही हैं जो समाज में सामाजिक अंतःक्रिया को संभव बनाते हैं। उसके बाद आते हैं नीड डिस्पोजिशन पर। टार्गेट पार्सन्स की नीड डिस्पोजिशन क्या है? तो पार्सन्स कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो मौजूद आवश्यकताएं हैं और उन्हें पूरा करने की जो प्रवृत्ति है वो नीड डिस्पोजिशन कहलाती है। और ये पार्सन्स के व्यक्तित्व प्रणाली से जुड़ा हुआ है। पर्सनालिटी सिस्टम की बात वो करते हैं, व्यक्तित्व प्रणाली। व्यक्ति के पास आवश्यकताएं होती है और उन्हें पूरा करने की प्रवृत्ति उनके बीच विद्यमान होती है। पार्सन्स कहते हैं कि जो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो 3 चीजों से प्रभावित होता है। पहले उसमें आवश्यकताएं होती हैं और फिर प्रेरणाएं होती हैं और मूल्य होते हैं। जो व्यक्ति का व्यवहार है इसी से प्रभावित होता है, इन 3 चीजों से प्रभावित होता है। जब आवश्यकता होती है तो उसको पूरा करने के लिए वो विशिष्ट व्यवहार करता है और इसीलिए उसे इन्होंने नीड डिस्पोजिशन नाम दिया है। जैसे सम्मान पाने की इच्छा होगी तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो लोग प्राइवेट नौकरी की जगह सरकारी नौकरी चाहते हैं, ठीक है ना? उसी प्रकार का आप व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति का जो व्यवहार है उसकी आवश्यकताओं से और उसकी प्रवृत्तियों से फॉर्म होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। वो स्थिति जिसमें अल्पावधिक लाभ प्राप्त करते समय पर्यावरण से हमारे संबंध पर पर्यावरण से जो हमारे संबंध हैं दीर्घकालिक गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रजातिवाद, पर्यावरणीय घाटा, पर्यावरणीय फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट। हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पर्यावरणीय घाटा। ठीक है, पर्यावरणीय घाटा इसमें होगा। अभी चले जाओ, नहीं मार देंगे अभी तुमको। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पर्यावरणीय घाटा। क्योंकि आज तो हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर लेंगे और जिससे जो हमें लाभ प्राप्त होगा वो बहुत कम होगा। दीर्घकालिक समय में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हो सकता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया है पर्यावरणीय प्रजातिवाद। ये क्या है? इसमें पर्यावरणीय प्रजातिवाद एक ऐसा मतलब वो अवधारणा है जिसमें समस्याएं जो भी होती हैं सोसाइटी में या जो प्रदूषण का बोझ है वो कुछ विशेष जातीय, नस्लीय या कोई नस्ल हो, प्रजाति हो या जो है कोई विशेष सामाजिक समूह हो, विशेष सामाजिक समूह उस पर पड़ता है। कहने का मतलब फायदा कोई दूसरा उठाता हो और उसका जो पर्यावरणीय डिग्रेडेशन से जो नुकसान है, जो उसका नकारात्मक प्रभाव है वो किसी विशेष जाति पर पड़े, विशेष प्रजाति पर पड़े या विशेष समूह पर पड़े। जैसे कि जब कुछ शक्तिशाली समूह अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रदूषण फैलाने वाले जो उद्योग हैं, कचरा निपटान जो वाले जो फैक्ट्रियां, कचरा निपटान स्थल हैं या कुछ जो खतरनाक परियोजनाएं हैं, इन सब चीजों को जब कमजोर या अल्पसंख्यक समुदाय या कमजोर समुदाय के क्षेत्रों में स्थापित कर देते हैं तो ये पर्यावरणीय प्रजातिवाद कहलाता है। इसमें जैसे कि गरीब या दलित बस्तियों के पास या जो है स्लम्स के पास कचरा डंपिंग कर दिया जाता है।
आदिवासी क्षेत्रों में खनन परियोजनाएं बहुत सारी स्टार्ट की जाती हैं, या अफ्रीकी क्षेत्रों में, या जो तृतीय विश्व के देश हैं वहां पर जहरीले उद्योग स्थापित कर दिए जाते हैं। तो ये पर्यावरणीय प्रजातिवाद से समझा जाता है। ये अमेरिका और पश्चिमी देशों में विकसित हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों में अवधारणा विकसित होती है। तो इसमें लाभ जो मजबूत समूह होता है वो लाभ की स्थिति में होता है, और जिसने पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं पैदा किया, कचरा नहीं पैदा किया, उसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं वे उन पर पड़ते हैं, विशेष सामाजिक समूह पे पड़ते हैं। इसके साथ पारिस्थितिक फुटप्रिंट की जो अवधारणा है, इसमें क्या होता है कि मानव की मांग और पृथ्वी की पुनरुत्पादन क्षमता, मानव की मांग जो हम चाहते हैं, जितना हमको ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा से जितना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, और पृथ्वी की पुनरुत्पादन क्षमता अर्थात पृथ्वी की जो पुनरुत्पादन क्षमता है वो कितने समय में जितना ऊर्जा आपने कंज्यूम किया है उससे जितना दोहन हुआ है उसको रिजुविनेट करने की जो क्षमता है पृथ्वी की पुनरुत्पादन क्षमता के बीच अंतर, जो अंतर है इसको मापता है, अंतर को मापता है ये। और ये जो है वैश्विक हेक्टेयर में मापा जाता है। वैश्विक हेक्टेयर लिखते ही नहीं बनता है, इसे वैश्विक हेक्टेयर में मापा जाता है इसको। और इसी तरह से कार्बन फुटप्रिंट की भी अवधारणा है। प्रत्येक कोई समूह, भाई कोई एंटिटी कितना मतलब प्रकृति में कितना CO2 मतलब प्रोवाइड कर रही है, या उसके ऊर्जा की मांग के आधार पर कितने CFC गैसों को वातावरण में छोड़ रही है, ये कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि प्रत्येक समाज में ऐसे नियम होते हैं, प्रत्येक समाज में ऐसे नियम होते हैं जिन्हें वो कानून कहता है, और अन्य जिन्हें वो प्रथा कहता है, जिन्हें ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की ने इस प्रकार बताया, क्या कहा है। जो ये प्रत्येक समाज में कुछ नियम होते हैं, कोई उसमें कानून कहता है, कुछ लोग प्रथा कहते हैं, तो उसमें मेलिनोव्स्की ने क्या कहा है इन सब चीजों के बारे में। तो इसमें ऑप्शन है ट्रेड, ट्रेडिशन एंड टोटम। ऐसा कुछ नहीं है, टोटम एक पवित्र चीज है, ट्रेडिशन परंपरा, ट्रेड माने व्यापार, ऐसा कुछ नहीं है। कोड, कोर्ट एंड कांस्टेबल, पुलिस, पेरोल एंड प्रिजन, चर्च, चार्टर एंड चीफ। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसमें मेलिनोव्स्की ने उसे कोड, कोर्ट एंड कांस्टेबल कहा है। अब इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मेलिनोव्स्की ने अपनी बुक क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, प्रवीण द्वीप समूह का अध्ययन है इनका, और 19 में इन्होंने इसको लिखा। उन्होंने कहा किसी भी समाज में कानून की व्यवस्था 3 प्रमुख तत्वों से बनती है, जिसमें एक है कोड, कोर्ट एंड कांस्टेबल। कोड क्या है? ये लिखित और नियमित लिखित और स्वीकृत नियमों का समूह होता है। कोड क्या है? लिखित होता है और स्वीकृत होता है, स्वीकृत नियमों का समूह है जिससे सोसाइटी चलती है। ठीक है, में बताती है कि क्या समाज में सही है, क्या गलत है, कुछ नियम निर्धारित होते हैं, जिसे कोड कहते हैं। कोर्ट क्या है? कोर्ट वो संस्था है जो नियमों की व्याख्या करती है। कोर्ट ये क्या, जो नियम बनाए गए समाज में, ये नियमों की व्याख्या करती है, जिसमें हम रख सकते हैं विवादों का समाधान है, कानून की व्याख्या है। और तीसरा जो कांस्टेबल क्या है, पुलिसिंग कह सकते हैं, वो संस्था या व्यक्ति होता है जो कानून को लागू करता है। कांस्टेबल लागू करना, जो कानून है उसे लागू करता है। तो कोर्ट एंड कांस्टेबल की बात मेलिनोव्स्की ने क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी में करी है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित को गुडे एंड हार्ट ने अपनी किताब मेथड्स इन सोशल रिसर्च में जो क्रम बताया है, ये क्रम क्या है, किससे रिलेटेड? अच्छा हाँ, रिसर्च, शोध से रिलेटेड चरण है, किस क्रम में उन्होंने बताया है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है उस विषय पर साहित्य का अध्ययन, समस्या का विश्लेषण और धारणात्मक पुनः विनिर्देशन में चरणों को औपचारिक रूप देना, परिकल्पना का विकास, अध्ययन की जा रही परिघटना के साथ संपर्क। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन तो पहले भी हैं कि जैसे अगर हमको समस्या का चयन करना है तो एक ओवरव्यू होना चाहिए उसके बारे में, लेकिन समस्या के चयन के बाद हम उस विषय पर साहित्य का अध्ययन करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें यही आ रहा है, उस विषय पर साहित्य का अध्ययन करते हैं, फिर उस समस्या का हम विश्लेषण करते हैं, फिर
विश्लेषण करने के बाद अवधारणात्मक पुनः विनिर्देशन में चरणों को औपचारिक रूप देना। हाँ, जब समस्या का विश्लेषण हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि हमारी ये समस्या है, हमें इसी का निष्कर्ष ढूंढना है, इसी में हमें सामान्यकरण इसका करना है, इसी में मतलब इसी समस्या का निदान हमें खोजना है, तो उसके बाद अवधारणात्मक पुनः विनिर्देशन में चरणों को औपचारिक रूप दे देते हैं हम। फिर हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, फिर हम फील्ड में जाते हैं, परिघटना के साथ संपर्क करते हैं, फील्ड में जाते हैं और डाटा कलेक्शन करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है एक क्रमबद्ध रूप में ही है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने 1940 में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख शहर में एक स्ट्रीट गैंग का क्लासिक निर्जातीय अध्ययन किया है? हाँ, तो ये विलियम एफ व्हाइट ने किया है। इसमें इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है विलियम एफ व्हाइट की स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी। इसी किताब से ही इनका मिल जा रहा है। स्ट्रीट गैंग का अध्ययन स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी में इन्होंने निर्जातीय अध्ययन किया था, एथनोग्राफिक अध्ययन है इनका। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो शहर की बात हो रही है वो शहर था बोस्टन शहर का अध्ययन इन्होंने किया था, स्थान जहाँ पे इटालियन अमेरिकन श्रम क्षेत्र था, इटालियन अमेरिकन स्लम क्षेत्र, इसी का अध्ययन इन्होंने किया था। स्ट्रीट गैंग क्या था? ये युवाओं का सामाजिक संगठन था, युवा इसे संबंधित है, युवाओं का सामाजिक संगठन, उसी का इन्होंने अध्ययन किया था। और एक महत्वपूर्ण बात है कि ये सहभागी अवलोकन था, करीब 3-4 सालों तक ये उनके मध्य रह करके ये अध्ययन किया था, सहभागी अवलोकन था, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन था इनका। और ये शहरी समाजशास्त्र और नृवंश विज्ञान या एथनोग्राफिक अध्ययन का क्लासिक अध्ययन माना जाता है। और इस तरीके से इसमें वुल्फ का नाम भी है, इरिक वुल्फ, ये मानव शास्त्री हैं। किसान समाज और शक्ति संरचना पर इनका कार्य है, किसान समाज और शक्ति संरचना पर इन्होंने अध्ययन किया है। ब्लूमर के बारे में हम जानते ही हैं, हर्बर्ट ब्लूमर, ये सिंबॉलिक इंटरसेनिज्म के प्रमुख सिद्धांतकार हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द इन्हीं का दिया हुआ है, प्रतीकात्मक अंतः इन्हीं का शब्द है। और जीएस मीड के शिष्य भी थे। ब्रोलिस्ना मेलिनोस्की, इन्होंने ट्रोबियन द्वीप समूह पर, इनका भी एथनोग्राफिक अध्ययन है, लेकिन स्ट्रीट गैंग का नहीं है, एथनोग्राफिक अध्ययन इनका भी है, नृवंश वैज्ञानिक अध्ययन ट्रोबियन द्वीप का है। अगला प्रश्न है, किर्क और मिलर के अनुसार यह निर्दिष्ट करने का एक प्रयास कि कोई पद्धति विशेष किस सीमा तक निरंतर समान माप, निरंतर लिखा हो, निरंतर समान माप या परिणाम दर्शा सकती है। तो कोई भी पद्धति जो है, के अनुसार कोई भी पद्धति विशेष निरंतर समान परिणाम नहीं दर्शा सकती है। अगर ऐसा है तो वो अव्यावहारिक है, अव्यावहारिक विशेषणीयता कहलाती है। एक कालिक उसे कहते हैं कि जब हम एक समय में कई बार अध्ययन करते हैं, वो सिंक्रोनिक अध्ययन होता है। और ये कालक्रमिक या डायोक्रोनिक है, जिसको अंग्रेजी में, कभी कभी हम अंग्रेजी बहुत आसानी से समझते हैं, सिंक्रोनिक एंड डायोक्रोनिक। जब एक कालक्रम में कई समय में, समय के पास मतलब कई समयों में अगर एक अध्ययन करते हैं तो उसे कालक्रमिक अध्ययन कहते हैं, डायोक्रोनिक कहते हैं। एक कालिक एक ही समय में बार बार जब अध्ययन किया जाता है, 2-3 अध्ययन किए जाते हैं और फिर तुलना करके देखा जाता है, उसे सिंक्रोनिक कहते हैं। तो अव्यावहारिक है ये। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें लेखक और उनकी कृतियां दी गई हैं, इसका मिलान करना है, सुमेलित करना है। अर्जुन अप्पादुरई, तो इनका जो किताब है बहुत महत्वपूर्ण किताब है अर्जुन अप्पादुरई की, वर्तमान में भारतीय सिद्धांतकार हैं। मॉडर्निटी एट लार्ज, कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले मिलान कर लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी चर्चा इस पे सारे विकल्पों पर हम कर लेते हैं, किससे संबंधित है, क्या है ये चीजें। और उसके बाद दूसरी जो किताब है बेंजामिन बार्बर की जो किताब है वो है जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड। सैमुअल पी हटिंगटन की किताब है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। एंड इरविंग जेटलिन, इनकी किताब है रीथिंकिंग सोशियोलॉजी, ए क्रिटिक ऑफ कंटेम्परेरी थियरी। अब इस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अर्जुन उप्पादुरई के बारे में समझते हैं। अर्जुन उप्पादुरई भारतीय मूल के ये मानव शास्त्री हैं, ठीक है। इन्होंने वैश्वीकरण और संस्कृति पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
इनका जो काम है वो है वैश्वीकरण और संस्कृति पर महत्वपूर्ण कार्य है इनका। ठीक है, वैश्वीकरण एवं संस्कृति पर महत्वपूर्ण कार्य है इनका। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो इसमें लिखी गई, मॉडर्निटी एट लार्ज। इन्होंने वैश्वीकरण को समझाने के लिए 5 स्टेप्स बताए थे उन्होंने। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा भी जा रहा है। तो इन्होंने वैश्वीकरण को समझाने के लिए 5 स्टेप्स बताए थे। पहला है एथनोस्केप्स। इसमें लोगों का वैश्विक प्रवाह होता है, वैश्विक प्रवाह लोगों का, सभी निर्जाति के लोग वैश्वीकरण में इधर उधर आते जाते हैं। दूसरा टेक्नो स्पेस, टेक्नोस्केप्स, इसमें तकनीक का वैश्विक प्रवाह होता है। और फाइनेंस स्केप्स, फाइनेंस, पूंजी का वैश्विक प्रवाह होता है। मीडिया स्केप्स, इसमें मीडिया और संचार का वैश्वीकरण होता है। और आइडियो स्केप्स, तो इस प्रकार वो समझाते हैं कि इसमें विचारों का, विचारधाराओं का प्रवाह होता है। इसमें विचार या विचार, इसका प्रवाह होता है, वैश्विक प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने समझाया है और ये भी याद रखने की जरूरत है क्योंकि ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। बेंजामिन बार्बर क्या कहते हैं? ये राजनीतिक सिद्धांतकार हैं बेंजामिन बार्बर, और लिखते हैं जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड। इनके अनुसार जो बार्बर कहते हैं कि जो आधुनिक दुनिया है, बेंजामिन बार्बर कहते हैं इसमें 2 शक्तियां टकराती हैं आपस में। एक है जिहाद, दूसरा है मैकवर्ल्ड। जिहाद का मतलब ये है कि स्थानीय पहचान और धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं, राष्ट्रवाद, इसे उन्होंने जिहाद बोला है। और दूसरी तरफ जो दुनिया है वो मैकवर्ल्ड है, ये वैश्विक पूंजीवाद है। और उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म है, उपभोक्ता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मतलब एमएनसीज है, एमएनसीज। तो 2 प्रकार की शक्तियां हैं वर्तमान दुनिया में, आधुनिक दुनिया में, जो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और इसीलिए वो जिहाद वर्सेस मैकवर्ल्ड किताब लिखते हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन का जो किताब है वो है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। हंटिंगटन कहते हैं कि जो शीत युद्ध के बाद भविष्य के जो संघर्ष होंगे वो वैचारिक नहीं होंगे बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत। किस प्रकार के संघर्ष होंगे? सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संघर्ष ही होंगे, इसकी बात वो करते हैं। मतलब वैचारिक संघर्ष नहीं होंगे आने वाले समय, ये नहीं होंगे, इस प्रकार के संघर्ष होंगे। उन्होंने कुछ प्रमुख सभ्यताओं का उल्लेख भी किया था जिसमें पश्चिमी सभ्यता है, इस्लामी सभ्यता है, हिंदू सभ्यता है, कन्फ्यूशियस सभ्यता है, जापानी सभ्यता है। तो उन्होंने यही कहा था कि शीत युद्ध के बाद इस प्रकार के संघर्ष होंगे, वैचारिक संघर्ष नहीं होंगे। उसके बाद एक है इरविंग जिटलिंग, रीथिंकिंग सोशियोलॉजी, ए क्रिटिक ऑफ कंटेम्परेरी थियरी। ये इन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा की है, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा की है इस किताब में। उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान में जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं, जैसे संरचनात्मक क्रियावाद है, फंक्शनलिज्म है, मार्क्सवाद है, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, इन सब की इन्होंने रीथिंकिंग सोशियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ कंटेम्परेरी थ्योरी में समीक्षा की है। अगला प्रश्न, हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार कालक्रम में सामाजिक आंदोलन की अवस्थाओं में निम्नलिखित शामिल है। सामाजिक आंदोलन की अवस्था के बारे में हर्बर्ट ब्लूमर अपनी किताब कलेक्टिव बिहेवियर, किताब में कलेक्टिव बिहेवियर में चर्चा करते हैं। कलेक्टिव बिहेवियर में इसकी बात वो करते हैं। इसमें सामाजिक आंदोलनों के विकास के चरण इन्होंने बताए हैं। ये अध्याय का नाम है कलेक्टिव बिहेवियर। ये क्या है? अध्याय है। और ये प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में छपा था, प्रिंसिपल सोशियोलॉजी। सोचिए, ये हर्बर्ट ब्लूमर की भी किताब है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें एक अध्याय है कलेक्टिव बिहेवियर, उसमें इन्होंने सामाजिक आंदोलन की अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन के निम्नलिखित चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? लोगों में विक्षुब्धता पैदा होती है। लोगों में, जो समाज के लोग हैं, उनमें सामाजिक विक्षुब्धता पैदा होती है। ये प्रारंभिक अवस्था होती है। समाज में क्या होता है? असंतोष, बेचैनी बढ़ने लगती है। लोग महसूस करते हैं कि व्यवस्था में समस्या है और इसमें कुछ करना चाहिए, लेकिन आंदोलन संगठित नहीं होता है। जैसे कि हमारे यहाँ मान लीजिए जब कभी बेरोजगारी आती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, अन्याय के खिलाफ, अन्याय के कारण लोगों में असंतोष हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन आती, सबसे पहले लोगों में असंतोष पैदा होता है, तो जिसे उन्होंने सामाजिक विक्षुब्धता कहा है। उसके बाद क्या होता है? जन आवेग। दूसरा, पहली अवस्था ये होती है। दूसरी अवस्था होती है जन
अब जनावेग में क्या होता है, इस अवस्था में असंतोष खुल करके सामने आ जाता है, लोगों में उत्साह हो जाता है, भावनात्मक उबाल हो जाता है, विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं वो लोग। और ये आप ये कह लीजिए कि आंदोलन का प्रारंभिक प्रसार होता है, जैसे रैलियां निकलती हैं, प्रदर्शन होता है, नारेबाजी होती है। फिर उसके बाद आता है औपचारिक संगठन की बात आ जाती है, जिसको हम संस्थानीकरण कह सकते हैं। फिर क्या होता है, आंदोलन अधिक संगठित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, नेतृत्व विकसित हो जाता है, इसमें इसमें नेतृत्व आ जाता है, रणनीतियां बनने लगती हैं, है ना, और औपचारिक संगठन बन जाते हैं, मतलब नेतृत्व तय हो जाता है। उसके बाद सबसे जो लास्ट चरण है वो आता है उच्चतम स्तर के समन्वय वाला औपचारिक संगठन। ये अंतिम अवस्था है, इसमें आंदोलन की मांगे संस्थागत रूप ले लेती हैं, नीतियों और कानूनों में परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक सुधारों का संस्थागत रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से CATD, सी ए सॉरी CAB और D, CABD, पहले C आएगा फिर A और ये फिर देखिए इसमें क्रम में अंतर आ गया है, इसमें ये तीसरा होगा और ये होगा चौथा। इसमें संस्थानीकरण होता है, इसमें नेतृत्व तय होता है, इसमें नेतृत्व तय होता है और इसमें पूरी तरह संगठन बन जाता है, अस्थायी संगठन बन जाता है। तो इसमें CAB और D, CAD और B, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर ये मिलान से संबंधित है, ये भी इसमें एक तरफ लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं, इसका मिलान करना है हमें। तो पॉल रॉबिन्सन जो है ये द मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेक्स, और उसके बाद दूसरी ब्रॉलिस्ना मेलिनोस्की, तो ये लिखते हैं द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज, और मिशेल फूको द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, एंड सिगमंड फ्रायड 3 एसेज ऑन द थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी। इस पे थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो पॉल रॉबिन्सन ने आधुनिक समाज में यौन नैतिकता और यौन व्यवहार का अध्ययन किया है। उन्होंने बताया कि 19वीं 20वीं शताब्दी में यौनता को लेकर के सामाजिक दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन आया। तो इस प्रकार की बात वो करते हैं। वो कहते हैं कि यौनता केवल जैविक नहीं होती है, जो यौनता है वो केवल जैविक नहीं है, जैविक ही नहीं बल्कि क्या होती है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक भी होती है, सामाजिक सांस्कृतिक भी होती है। मालिनोव्स्की द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज, इन्होंने ट्रवियन द्वीप को, जैसा हमने बताया कि ट्रवियन द्वीप का अध्ययन किया था। इन्होंने आदिम समाज में भी यौन संबंधों और परिवार की अपनी स्पष्ट सामाजिक संरचना होती है, ऐसा कहा। और इनका जो अध्ययन था ये भी सहभागी अवलोकन पर था, सहभागी अवलोकन के सिद्धांत पर आधारित था। संस्कृति का इन्होंने कार्यात्मक विश्लेषण किया है, परिवार, विवाह और यौन व्यवहार का अध्ययन किया है। तो कहने का मतलब है संस्कृति के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं किसी भी समाज को समझने के लिए, मानव व्यवहार को समझने के लिए ब्रेस्ला मेलिनोव्स्की। और मिशेल फूको द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, और इन्होंने ये कहा था कि समाज में जो यौनता है वो केवल निजी विषय नहीं है बल्कि शक्ति और ज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि शक्ति और ज्ञान की अवधारणा मिशेल फूको देते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान से ही शक्ति पैदा होती है और शक्ति ज्ञान पैदा करता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये कहते हैं कि समाज जो है यौन व्यवहार को नियंत्रित और परिभाषित करता है। चिकित्सा है, धर्म है, कानून है, ये सब जो संस्थान है यौनता को नियंत्रित करते हैं। और आधुनिक समाज में यौनता पर चर्चाएं बढ़ी हैं। तो फूको ने दिखाया था कि यौनता सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं से प्रभावित होती है, ये सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं से प्रभावित होती है। सिगमंड फ्रायड की जो बुक है वो 3 एसेज ऑन द थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी, जिसमें उन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रयोग किया है। ये मनोविश्लेषणवादी है, मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है। और ये कहते हैं कि जो मानव व्यवहार है, मानव व्यवहार, ये इसका आधार जो है यौन प्रवृत्ति है, जिसको उन्होंने लिबिडो कहा था, लिबिडो। और उनके कुछ और भी प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे अनकॉन्शियसनेस माइंड है, अचेतन मन का सिद्धांत, ईडीगो, सुपर ईगो, जिसमें उन्होंने सामाजिकरण के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं, और साइकोलॉजिकल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट,
मनोयौन विकास के चरण, जिसमें वो ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज की बात करते हैं। और इन्होंने सबसे पहली बात बताया था कि मानव व्यक्तित्व के विकास में बचपन और यौन प्रवृत्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, हाँ, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के दार्शनिक मूलाधारों के बारे में व्यवस्थित विवरण दिया और विषयों के संकीर्ण खांचों में ज्ञान का कोष्ठीकरण नहीं करने की वकालत की? संकीर्ण खांचों में ज्ञान का कोष्ठीकरण नहीं करने की वकालत की। तो इसमें ये बात राधा कमल मुखर्जी ने की है। ये समाजशास्त्र को समग्र सामाजिक विज्ञान के रूप में देखने पर जोर देते हैं। ये विषयों के संकीर्ण खांचों में ज्ञान का कोष्ठीकरण नहीं करने की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि समाज को समझने के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, पारिस्थितिकी, इन सब चीजों को एक साथ देखना चाहिए। उनके जैसे वो सोशल इकोलॉजी की बात करते हैं, सोशल इकोलॉजी किताब भी है इनकी। समाज और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। सोशल वैल्यू, ये मूल्य के सिद्धांत से मूल्यों का अध्ययन है इनका, ठीक है। और जिसमें उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज और डायनेमिक्स ऑफ मोरल्स, सोशल इकोलॉजी, ये सारी चीजें हैं। और ये सामाजिक विज्ञान के समन्वित अध्ययन पर जोर देते हैं। इरावती कर्वे, ये परिवार और रिश्तेदारी का अध्ययन करती हैं। ये किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और रामकृष्ण मुखर्जी, ये समाजशास्त्र में सांख्यिकीय विधि और ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। किताब इनकी है राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये पीसी जोशी भारतीय समाज का या राजनीति का मार्क्सवादी विश्लेषण करते हैं। इनका मार्क्सवादी विश्लेषण है भारतीय समाज का और राजनीति का, ठीक है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, इरविंग गॉफमैन में निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के लेखक हैं? तो इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये इनकी महत्वपूर्ण किताब है। सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थियरी, एक्शन, स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन सोशल एनालिसिस, ये इनकी किताब नहीं है। स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, ये इनकी किताब है। एनकाउंटर्स भी इनकी किताब है। टू स्टडीज इन द सोशोलॉजी ऑफ इंटरेक्शन, ये किताब उन्हीं की है। और ये जो दूसरी किताब है सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थियरी, ये किताब एंथोनी गिडेंस की है। एंथोनी गिडेंस की किताब है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में इरविन गॉफमैन ने एक नाट्य शास्त्रीय उपागम का दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा कि समाज में लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे कि वो मंच पर अभिनय कर रहे हों, जिसमें वो प्रमुख अवधारणाएं देते हैं। फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज। फ्रंट स्टेज क्या है? वो स्थान जहां व्यक्ति दूसरों के सामने भूमिका निभाता है। बैक स्टेज वो स्थान है जहां पर वो अपने वास्तविक रूप में रहता है। और इसी तरह से एक इनका कॉन्सेप्ट और देते हैं, इंप्रेशन मैनेजमेंट, क्योंकि जब व्यक्ति अंतःक्रिया कर रहा होता है तो वो दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालने की जुगत में लगा रहता है, अच्छा प्रभाव डालने की जुगत में लगा रहता है, जिसे उन्होंने इंप्रेशन मैनेजमेंट कहा है। और ये पुस्तक जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की एक शाखा जो ड्रामेटर्जी है, उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। और ये सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थियरी में एंथोनी गिडेंस स्ट्रक्चरेशन की अवधारणा देते हैं, संरचनाकरण की अवधारणा देते हैं। संरचनाकरण की अवधारणा, स्ट्रक्चर वर्सेस एजेंसी। वो कहते हैं कि समाज की संरचना और मानव की क्रिया एक दूसरे को समाज में प्रभावित करते हैं। तो ये गॉफमैन की बुक नहीं है। स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन में गॉफमैन कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया में लोग रणनीतिक व्यवहार करते हैं। जब भी अंतःक्रिया करते हैं तो वो रणनीतिक व्यवहार करते हैं। जैसे हम जब भी कभी किसी से बातचीत करते रहते हैं तो जो जानकारी छिपाने लायक होती छिपा लेते हैं, दूसरों पे प्रभाव डालने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। अब सामाजिक परिस्थितियों को भी नियंत्रित करते रहते हैं। तो ये एक तरह से ये जो पुस्तक है स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, ये गेम थियरी और इंटरेक्शन के मध्य जो है संबंध को दर्शाती है। और इनकाउंटर्स, टू स्टडीज इन द सोशोलॉजी ऑफ इंटरेक्शन, इस पुस्तक में इरविन गॉफमैन ने कहा कि
इसमें उन्होंने फेस टू फेस इंटरेक्शन का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से छोटे छोटे सामाजिक समूहों में किस प्रकार से लोग बातचीत करते हैं, सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से ये पुस्तक जो है इंटरेक्शन ऑर्डर को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इनकी 3 पुस्तकें ये गॉफमैन की हैं और सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थियरी, स्ट्रक्चर, एक्शन एंड कंट्राडिक्शन इन सोशल एनालिसिस, ये एंथोनी गिडेंस की बुक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों को उनके घटित होने के क्रम में लगाइए। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन इसमें है मोपला विद्रोह, नक्सलवाड़ी आंदोलन, नील विद्रोह, तेभागा आंदोलन। तो इसमें सबसे पहले नील विद्रोह होता है 1800 में, जिसमें अंग्रेज जो है नील की खेती जबरदस्ती कराते थे, किसानों को बहुत कम कीमत मिलती थी, अत्यधिक शोषण होता था। मुख्यतः ये चीजें बंगाल में थी और वहीं पर ये शुरू हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में होता है, जिसमें ये जमींदारों के खिलाफ और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह था, जिसमें किसानों का आर्थिक और सामाजिक शोषण किया गया था, जिससे आंदोलन उभरा और मालाबार तट पर। उसके बाद इसमें जो है तेभागा आंदोलन 1946-47 में होता है, जिसमें बटाईदार किसानों की मांग थी कि मुझे 3 हिस्से में 2 हिस्सा हमको मिलना चाहिए, और क्षेत्र इसका बंगाल था। और नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967 में हुआ। इसमें इसका कारण था कि समाज में भूमि संबंधी असमानता ज्यादा थी, जमींदारों का और वर्गीय शोषण अधिक था, और ये नक्सलवाड़ी नामक स्थान पे हुआ जो दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन सबसे पहले नील विद्रोह, पहले सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा और फिर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, ऐसे होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परिदृश्य में सामाजिक जरा विज्ञान जेरेंटोलॉजी क्या है? पहले इसको समझ लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सामाजिक जरा विज्ञान, सोशल जेरेंटोलॉजी, वो शाखा है जेरेंटोलॉजी समाज विज्ञान की, जिसमें समाज में वृद्धावस्था और वृद्ध व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति, समस्याएं और उनकी भूमिका का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें, सामाजिक स्थिति कैसी है और समस्या क्या है और भूमिका। तो इसमें से आप चयन कर लीजिए। जीवन चक्र में व्यक्ति की स्थिति का एक पहलू, जेरोंटोलॉजी व्यक्ति की स्थिति है, एक पहलू है उसका जीवन चक्र में। हम जानते हैं कि जीवन चक्र में अंतिम स्थिति जो लास्ट का चरण है वो वृद्धावस्था है। एक समकालिक आर्थिक स्थिति नहीं, इसमें सामाजिक स्थिति की बात होती है, आर्थिक स्थिति से संबंध नहीं होता है। पीढ़ी की सदस्यता के अनुसार स्तरीकरण के गतिशील घटक, स्तरीकरण, हाँ, इसमें जो सम्मान की बात है, भूमिका की बात है, इसमें सामाजिक स्थिति की बात है, तो स्तरीकरण को मतलब दिखा रहा है। तो ए सही होगा, सी सही होगा, और ऑप्शन 2 ही इसमें सही करना है। इसका मतलब वैचारिक स्थिति उपकरण, ये कोई वैचारिक स्थिति उपकरण है, कोई विचारधारा नहीं है ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं, तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जिंगट बाउमैन, इन्होंने जो किताब लिखी वो लिक्विड मॉडर्निटी, तो जिंगट बाउमैन लिक्विड मॉडर्निटी संबंधित हैं, जिसमें उन्होंने विचार दिया था कि जो आधुनिक समाज है वो भी स्थिर नहीं रहा। आधुनिक समाज स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है, तरल हो गई है, तरल है, लिक्विड हो गई है। इसमें सामाजिक संस्थाएं अस्थायी नहीं रहती हैं, रिश्ते अस्थायी होते हैं, बदलते रहते हैं। तो लिक्विड मॉडर्निटी की बात करते हैं। और उसके बाद इसमें ब्रास ये दी बिस्परिंग विदिन से संबंधित हैं। और उल्ड्रिच बेक रिस्क सोसाइटी टॉवर्ड्स न्यू मॉडर्निटी, वो कहते हैं कि आधुनिक समाज में सबसे बड़ी समस्या जोखिम की है, बहुत सारे जोखिम हैं। औद्योगिकीकरण ने बहुत सारे जोखिम पैदा किए हैं, बहुत सारे जोखिम वो पैदा किए हैं, जिसमें से जैसे जोखिम पैदा हुए हैं, रिस्क पैदा हुआ है। कौन कौन सा, जैसे क्या है कि परमाणु दुर्घटना है, दुर्घटना हम जानते हैं कि कई बार हो चुकी, 2 बार हो चुकी है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण पैदा हो रहा है, जिससे सबको बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसका खामियाजा कुछ विशेष क्षेत्र, विशेष समूह भुगत रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो अब इसका मतलब है कि जो आधुनिक समाज है, जो आधुनिकता है, वो औद्योगिकरण के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के जोखिम को पैदा कर रही है। अर्थात आधुनिक समाज में लोग जोखिम के प्रबंधन में ही लगे हुए हैं।
ऐसा उल्रिच बेक कहते हैं। एच ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर वही जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित हैं। सोसाइटी एज सिंबॉलिक इंटरेक्शन, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, तो वो कहते हैं कि मनुष्य वस्तुओं के प्रति उनके अर्थ के आधार पर व्यवहार करता है। अर्थ जो है किससे बनता है? सामाजिक अंतःक्रिया से बनते हैं और लोग इन अर्थों की व्याख्या करते हैं। तो हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग होता है, इस प्रकार की बात वो करते हैं। उसके बाद एक डी ब्रास, ये बिस्पिरिन बिदिन, तो ये किताब उससे संबंधित है जो हमारा आज का व्यवहार है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के कुछ आंतरिक जेस्चर्स से भी प्रभावित होता है कि जैसे हम बिस्पिरिन बिदिन में वो चर्चा करते हैं कि जो हमारा आज का व्यवहार है हमारे भूत के व्यवहार से प्रभावित होता है, ऐसा ये बात इसमें बिस्पिरिन बिदिन में करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद हम इस वीडियो को बंद करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो इसमें द गिफ्ट, द फार्म एंड रीजन फॉर एक्सचेंज इन आर्काइक सोसाइटी, तो ये किताब मार्शल मास की है। गिफ्ट का ये पूरी किताब का नाम दिया गया है, तो ये मार्शल मास की किताब है। गिफ्ट हम जानते हैं, गिफ्ट मार्शल मास की किताब है। उस किताब का पूरा नाम है द फार्म एंड रीजन फॉर एक्सचेंज इन आर्काइक सोसाइटी। इसमें इन्होंने मार्शल मास की ये जो पुस्तक है, ये इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है, जिसमें मास ने बताया है कि आदिम समाजों में जो उपहार है, केवल जो विनिमय है, ये केवल आर्थिक लेन देन नहीं होता है, आर्थिक लेन देन नहीं है, बल्कि क्या है ये, इससे सामाजिक संबंध, नैतिक दायित्व, राजनीतिक संबंध, कहने मतलब इसका आधार जो है सामाजिक भी है, नैतिक भी है और राजनैतिक भी है, केवल आर्थिक नहीं है, आर्थिक लेन देन नहीं होता है, ऐसा इन्होंने बताया। इन्होंने मास ने 3 सिद्धांत बताए इसमें, मास के जो 3 सिद्धांत एक्सचेंज के, उसमें एक है कि देना, और दूसरा है स्वीकार करना, और तीसरा है लौटाना, मतलब टू गिव, टू रिसीव एंड टू रेसिप्रोकेट। तो ये 3 इसमें 3 सिद्धांत काम करते हैं। इन्होंने पोलिनेशिया और मेलिनेशिया के समाज में कुला विनिमय का अध्ययन किया था, विनिमय मेलिनेशिया एंड पोलिनेशिया में। उसके बाद द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑरिजिन्स ऑफ आवर टाइम, ये जो दूसरी किताब है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये कार्ल पोलैनी की किताब है। इस प्रश्न के बाद हम इस वीडियो को बंद करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ये कार्ल पोलैनी की बुक है, कार्ल पोलैनी। इसमें ये भी आर्थिक समाजशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है, और इनका कहना था कि पहले समाज में जो अर्थव्यवस्था थी वो समाज के भीतर थी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्थानांतरण, परिवर्तन बहुत तगड़ा हो गया है कि पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो समाज के भीतर एम्बेडेड थी, उसमें निहित थी, लेकिन आधुनिक पूंजीवाद में क्या हो गया है, समाज अर्थव्यवस्था के अधीन हो गया, उलट गया है मसला। तो ऐसा ये कहना चाहते हैं कि अब अर्थव्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने 3 प्रकार के आर्थिक विनिमय बताए थे, रेसिप्रोसिटी, रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट एक्सचेंज, और प्रॉपर्टी रिलेशंस रिन्यूइंग द एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशन। ये किताब क्रिश हान की है, ये किताब क्रिश हान की है, जिसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि संपत्ति केवल आर्थिक चीज नहीं है, केवल आर्थिक चीज ही नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों से भी जुड़ी होती है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ी होती है, ठीक है। और उसके बाद चौथी किताब है इंडिया वर्किंग एसेज ऑन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये बारबरा हैरिस व्हाइट की किताब है। ये पुस्तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बाजार संरचना का अध्ययन करती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत में जो बाजार है केवल आर्थिक संस्था नहीं है, बल्कि ये जाति, सत्ता और सामाजिक संबंधों से भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से ये मिलान इसमें हम देखें तो ए का तीसरा और बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आज हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग केवल इसमें केवल प्रश्न ही नहीं हल करते हैं, बल्कि इसमें साथ ही साथ हम थियरी को भी समझते हैं, कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं।
तो एक प्रकार से ये सभी प्रकार की परीक्षाओं में उपयोगी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। यदि आपको ऐसा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, उनको भी लाभ पहुँचाइए, डिस्कशन करिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।